किसी भी नेता पे बहुत ज्यादा विश्वास मत करिए, परखिए उसको। और उस परखने का बहुत बड़ा पैरामीटर है संविधान। क्या वो संविधान के बारे में जानता है? क्या उसको लोकतंत्र के बारे में जानकारी है? क्या मानवाधिकारों के बारे में जानकारी है? क्या अत्याचारों में पीड़ित के साथ वो कभी खड़ा हुआ? क्या आरक्षण के प्राविधान के बारे में उसको जानकारी है? क्या आरक्षण को, सामाजिक न्याय को बचाने के लिए वो कभी सड़कों पे उतरा? संसद में रहा तो कभी संसद में बोला, या बिल ही फाड़ दिया हमारे ही आदमी ने? ऐसे भी लोग हैं ना कि हमारा ही आदमी और हमारा ही आरक्षण का बिल फाड़ दिया। तो ऐसा प्रत्याशी, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, चाहे संसद के लोकसभा का हो, चाहे किसी का भी हो, वो तो पहचानना पड़ेगा। आपका जो आज की तारीख में ड्यूटी है वो यही ड्यूटी है कि संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो। आ रहा है समझ में? संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा। ये जरा देख लीजिए कि आपका वोट जा कहां रहा है, किसके पास जा रहा है। देश संविधान ने दो हिस्सों में बांट लिया। 85-90% एक तरफ है जो संविधान में विश्वास करते हैं, 10 या 15% वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो वही है जो कई पेपर लीक करते हैं, कहीं मॉडल शॉप खोलते हैं, कहीं स्कूल बंद करते हैं, कहीं डकैती डालेंगे, कहीं बाबा साहब की मूर्ति का हाथ तोड़ देंगे, कहीं सांप्रदायिक दंगा कराएंगे, कहीं उपजातिवाद फैलाएंगे, कहीं अत्याचार करेंगे। और उनमें भी जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे ना, बहुत ठंडे दिमाग के हैं, उनका काम भी बटा हुआ है। वो आपको पुचकारेंगे और समझौता करा देंगे। जब आपको पीट के चला जाएगा कोई 15 वाला, उनका साथी, तो बड़ा भाई आएगा और कहेगा भाई इसकी गलती हो गई, मैंने इसको पीट दिया, अब तुम इसको माफ कर दो। या कहेगा आपसे चलो भाई तुम इसको गाली दे दो, ये इसने गाली दी थी। जो ठंडा है वो भी कम खतरनाक नहीं होता। वो भी आप ही का टिकट खरीदेगा, आप ही की वोट खरीदेगा, धमका के आपको ले लेगा। और मैनिफेस्टो क्या होगा कि भाई हम सम्मान बहुत करेंगे, इज्जत बहुत करेंगे, शराब भी पिला देंगे, आपको उधार भी दे देंगे, एहसान भी दे देंगे, कृपा कर देंगे, सारे काम करने को तैयार है 15%। लेकिन जब बात आती है हिस्सेदारी की, जब हिस्सेदारी की बात आती है तो ये इतना तैयार तो जाता है कि भाई मैं तुम्हारे सर पे बैठ जाऊं लेकिन बगल में तुम नहीं बैठोगे, हिस्सा नहीं लोगे। क्योंकि ये जो हिस्सा है, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसी चीज दे दी है जो हाथ के बम से ज्यादा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। बम वो काम नहीं कर सकता जो हिस्सेदारी का आंदोलन काम कर रहा है। जब हिस्सा आपको मिल जाएगा तो सम्मान भी आ जाएगा, समानता भी आ जाएगी, तनख्वाह भी आ जाएगी, और हो सकता है कि जीवन साथी भी 15% में से मिल जाए या 85 में से अच्छा मिल जाए। ठीक है ना? मकान भी अच्छा बन जाएगा, हर चीज बन जाएगी, हिस्सेदारी मिले। अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती हमको तो हमारे पिताजी आईजी ना होते, हम भी आईपीएस ना होते और आपके बीच आ नहीं पाते। आज आपके पास जो भी सुविधाएं हैं वो हिस्सेदारी के ऊपर आधारित है। आज हम पूरे देश के अंदर निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए लड़ रहे हैं कि जब तक निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिलती, जाति जनगणना जल्दी नहीं होती, तब तक इस देश में समता मूलक समाज नहीं बन सकता। निजी क्षेत्र की लड़ाई हमारी असली लड़ाई होगी, जो उस लड़ाई में जीतने के बाद समता मूलक समाज बनना निश्चित हो जाएगा। ये स्थिति आ जाएगी। आज पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के बारे में आप सब जानते हैं, कितनी शिकायतें जाएं, कितना ही कोई एक्सपोज करे,
कान पर जूं नहीं रही थी, कोई जांच ही नहीं हो रही है। बार बार बहुत से नेता उन चीजों को खोल रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के अंदर 11 सदस्य होने चाहिए, जिसमें एक एसटी का हो, 2 एससी का, 4 ओबीसी, 2 माइनॉरिटी, 1 जनरल और एक इंटरकास्ट मैरिज वाला हो। 11 लोग अगर निर्वाचन आयोग के अंदर बैठेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को खतरा नहीं होगा। जो 6 का निर्णय होगा वो होगा। लोकतंत्र खतरे में है तो इसी बात से है कि निर्वाचन आयोग की बात। दूसरी चीज, जो भी झगड़ा होता है आरक्षण का, वो जाता है संविधान पीठ में और सुप्रीम कोर्ट में जाता है। वहां की स्थिति भी यही रहती है। कोई जज साहब तो निर्णय ले रहे हैं कि आरक्षण की वजह से जातिवाद आ गया। एक ने अपने निर्णय में कहा कि मोर मोरनी के जो आंसू होते हैं उनसे बच्चे पैदा होते हैं। एक महिला ने कहा कि इस देश के अंदर एक ग्रंथ है मनुस्मृति, उसको पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए लिखा हुआ है जहां नारी होती है उसकी पूजा होती है, वहीं पर देवता रहते हैं। उनसे कहा भाई हमको देवता नहीं चाहिए, हमको पूजा नहीं चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। जिस दिन महिला पढ़ी लिखी हो जाती है, उसकी नौकरी लग जाती है, उसके साथ कोई भी दहेज का उत्पीड़न नहीं होता। और 1 घंटा उसकी पूजा करने लगो, उससे कोई लाभ मिलने वाला है महिला को? आरती उतारने लगो, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। या कोई देवता बिठा दिया जाए घर में परमानेंट, कोई उसको कमाई नहीं होने वाली। आपका कल्याण अगर कोई करेगा तो आपके अधिकार, आपकी हिस्सेदारी करेगी। तो ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। वजह यही है कि हमने धर्मशास्त्रों के अनुसार अपना दिमाग बना रखा है और एक मानसिकता है कि जिसने पैर छू लिए जिसने हमारे पैर छू लिए वो बहुत अच्छा आदमी है। उसी को आप वोट भी देते थे, उसी को चंदा भी देते हैं, उसी के यहां से खरीदारी भी कर लोगे, उसी की भीड़ बढ़ा दोगे। लेकिन उसको पहचानो कि इसने आरक्षण के खिलाफ कब बोला। कोई भी आदमी जो आरक्षण के खिलाफ है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है, आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपको कसम खानी पड़ेगी साफ साफ कि हम आजीवन किसी भी चुनाव में किसी के भी कहने पर, किसी भी संविधान विरोधी को, आरक्षण विरोधी को या उनकी कठपुतली को, मंडल कमीशन रिपोर्ट के विरोधी को हम ना टिकट देंगे, ना वोट देंगे, ना दिलवाएंगे। आज ओबीसी की स्थिति यह है कि 2014 से अब तक जो उनके पास 100 रुपए थे ओबीसी के पास, वो 50 रुपए रह गए। ओबीसी की स्थिति है। माइनॉरिटी और शेड्यूल्ड कास्ट की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज ओबीसी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अत्याचार करने में बहुत आगे आ जाते हैं। 87% आगे आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट को मारने में, दंगे में भी आगे आ जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि उनका सगा भाई कौन है, उनके असली मित्र कौन है। जो समाज झूठ और सच में अंतर करना नहीं जान सकता, वो आदमी कभी भी गुलामी से मुक्त नहीं हो सकता। झूठ और सच में आप अंतर करना नहीं जानते, आप मित्र में और शत्रु में अंतर करना नहीं जानते, तो आप वोट कैसे सही डाल देंगे? कैसे आप परखोगे आदमी को? और बिना वोट डाले ऐसा नहीं है कि आप कोई हथियार चला करके शासन करोगे। वो समय चला गया, लोकतंत्र आ गया। इसमें वोट के अलावा और टिकट के अलावा कोई ताकत नहीं है। जो महत्वपूर्ण ताकत है वो मैनिफेस्टो की ताकत है। इसको हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र। हमारा एक एक पढ़ा लिखा आदमी ये 3 ताकत हर जगह बता करके आए, चाहे छुट्टी लेकर के आए, अपने गांव जाए, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताए कि मैनिफेस्टो की जो ताकत है, घोषणा पत्र की,
जब भी कोई नेता वोट मांगने आए किसी भी पार्टी का, तो उसमें आप उससे सवाल पूछिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप क्या करोगे अगर हम आपको वोट दे दें, आप हमारे लिए क्या करोगे। ये सड़क बनवाना, गली बनवाना, बिजली लगवाना, पानी लगवाना तो हर सरकार करेगी, हम कर देते हैं। उससे पूछो कि भाई तुम निजी क्षेत्र में कितनी हिस्सेदारी दिलवाओगे हमें, हम इतने परसेंट हैं, हमें सरकारी क्षेत्र में कितनी हिस्सेदारी दिलवाओगे, सेना में कितनी दिलवाओगे, न्यायपालिका में कितनी दिलवाओगे, पुलिस में कितनी दिलवाओगे। और ट्रांसफर पोस्टिंग जो होते हैं, पता लगा हमने तुम्हें एमएलए एमपी बना दिया और तुम अपनी बिरादरी के लोगों को तो डीएमएसपी बना रहे हो, दरोगा बना रहे हो, सिपाही लेखपाल से लेकर ऊपर तक पोस्टिंग कर दिया। हम वोट के बाद 5 साल उल्लू बने रहेंगे। ये सवाल अगर हर वोटर नहीं पूछ सकता प्रत्याशी से, तो देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा। और अम्बेडकरवाद का मतलब है लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, अत्याचार खत्म करना, इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना।